माँ जी चुपचाप से कह दीजिए अपनी लाडली बेटी से कि आकर अपने बेटे को ले जाए। मैं नहीं देखने वाली उसको, नौकर नहीं हूँ मैं आपकी और आपकी लाडली बेटी की। मैं तो पराए घर से आई हूँ, ना आज तक जितना करना था कर दिया। अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। सविता गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। विमला जी अपनी बहू सविता का गुस्सा देख सकपका गईं कि अचानक से बहू को क्या हो गया। ये ऐसी तो नहीं थी, ना ही कभी इतनी ऊंची आवाज़ में बात करती थी। फिर आज अचानक से खैर जो भी हो, बहू की इतनी कड़वी बातें सुन विमला जी गुस्से में चीखती हुई बहू के कमरे में गईं और बोली, बहू तुम्हें क्या लगता है तुम उसका टिफिन नहीं दोगी तो उसको खाना नहीं मिलेगा। मैं उसको खाना नहीं दे पाऊंगी, बिल्कुल दूंगी और बहुत ही अच्छे से दूंगी। याद रखना कल को तुम्हारे भी बच्चे होंगे, किसी के बच्चे के साथ ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? हाँ नहीं आई माँ जी, बहुत कर ली मैंने शर्म। इतना तो समझ में मुझे भी आ गया कि इस शर्म के चक्कर में ही आज तक मैं आप लोगों की हर बात मानती चली गई और देख भी लिया उसका नतीजा। अब मैं अपने हिसाब से रहूंगी। बहू की बात सुन विमला जी दंदनाते हुए अपने कमरे में जाकर बैठ गईं और शाम को अपने बेटे का आने का इंतजार करने लगीं। शाम को जैसे ही पवन घर आया तो विमला जी रो रो कर पवन को सारी बातें बताते हुए बोली, बेटा देख ले तेरी बहन परेशान है, कितना बड़ा परिवार है उसका, अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाती है, इसलिए इतना त्याग करके उसने अपने 10 साल के बेटे को यहाँ पर भेजा है ताकि उसकी पढ़ाई बर्बाद ना हो। और तुम्हारी पत्नी ने उस बच्चे को भी नहीं छोड़ा, उस छोटे से मासूम बच्चे से भी उसको तकलीफ हो रही है। अब तुम ही बताओ बेटा क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं उसे लेकर। कहते हुए विमला जी रोने लगी तो माँ का रोना देख पवन गुस्से में वहीं से चिल्लाकर सविता को बुलाने लगा। पति की आवाज़ सुन सविता बाहर आई तो पवन ने कहा, सविता ये क्या तरीका है माँ से बात करने का, तुम्हें दिक्कत क्या हो गई? तुम नीरज को 2 टाइम का ढंग से खाना भी नहीं दे सकती? नहीं पवन, मैं कैसे दे दूं, मैं तो पराए घर से आई हूँ ना। देख ले बेटा देख ले, आज सुबह से यही रट लगा रखी है इसने, पराए घर से आई हूँ पराए घर से आई हूँ। अगर हम यही बात बोलते अपने मुंह से तो इसे बहुत बुरा लगता है, अब खुद अपने मुंह से बोल रही है तो सब कुछ सही है। माँ जी आपने क्या बोला है और क्या नहीं ये तो रहने ही दीजिए। और पवन मैं कौन होती हूँ नीरज की देखभाल करने वाली? नीरज यहाँ पर मेरे भरोसे तो आया नहीं, माँ जी के भरोसे आया है, तो आज से माँ जी करें उसकी देखभाल। सविता तुम्हारा दिमाग तो सही है, ये अचानक से तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसी बातें तो नहीं करती थी। अभी पवन सविता को डांट ही रहा था कि तभी पवन की बहन संगम भी आ गई। विमला जी ने दोपहर को ही अपनी बेटी संगम को फ़ोन करके बुला लिया था बहू की क्लास लगाने के लिए। संगम भी आते ही सविता के ऊपर भड़क गई, क्या भाभी मेरा इतना छोटा सा बेटा भी आपके लिए बोझ बन गया? आप उसका टिफ़िन भी नहीं बना सकती? देख लिया ना भैया, हम कुछ कहते हैं तो आपको भी बुरा लगता है। अब देख लो भाभी का मेरे से तो दूर, इन्हें तो मेरे बच्चे से भी तकलीफ है। कहते हुए संगम भी रोने लगी। सविता चुपचाप माँ बेटी की नौटंकी देखे जा रही थी। तभी संगम ने फिर से कहा, भैया मुझे लगता है कि अब मेरा मायका यहाँ से छूटने वाला है, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी। मैं अभी अपने बेटे को अपने साथ लेकर जा रही हूँ और मेरा मायका छूटने के पीछे की वजह भाभी हैं। इनकी वजह से आज मैं अपना मायका छोड़ रही हूँ। चल बेटा, जब तू ही नहीं आएगी तो मैं इस घर में अकेली क्या करूँगी? रोज़ रोज़ इसकी बातें सुनूंगी। बेटे की तो मजबूरी है, पत्नी के साथ रहेगा, पर मुझे तू वृद्ध आश्रम में छोड़ देना, मैं वहीं रहूंगी। मुझे भी नहीं रहना इस कलेश भरे माहौल में। माँ और बहन की बातें सुन पवन गुस्से में सविता को घूरते हुए बोला, सविता ये सारा किया धरा तुम्हारा है ना? आज तुम्हारी वजह से घर में ये माहौल हो गया है कि माँ और बहन दोनों पर घर छोड़ने के लिए तैयार हैं। यही चाहती हो ना तुम? 1 साल हुआ नहीं तुम्हें इस घर में आए हुए और अभी से तुम्हारी ये हालत है। क्या यही सिखाया है तुम्हारे माँ बाप ने? खबरदार पवन, मुझ तक ही रहना, मेरे मायके जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ ने कैसे संस्कार दिए हैं, तुम्हारी माँ से तो बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। और जो तुम्हारी माँ और बहन ये घड़ियाल आंसू बहा रही हैं ना तुम्हारे सामने, उनका भी मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इतना तो मैं समझ गई हूँ कि इस घर में किसी के लिए अगर जान भी दे दो तो भी कम है। आज पूरे 1 साल से मैं नीरज को यहाँ पर रख रही हूँ। दिसंबर जनवरी की ठंडक हो या भीषण गर्मी हो, सुबह 5 बजे उठकर उसके लिए टिफ़िन बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, उसको तैयार करती हूँ, स्कूल भेजती हूँ, अपने बच्चों की तरह उसका ध्यान रखती हूँ। स्कूल से आने के बाद उसे गर्मा गर्म खाना देती हूँ। माँ जी ने तो कभी अपने हाथ से एक गिलास पानी भी नहीं दिया होगा नीरज को, और उसका सिला मुझे ये मिला। कहते हुए सविता ने अपने फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन कर दिया जिसमें विमला जी और उनकी बेटी संगम दोनों ही बातें कर रही थीं।
संगम अपनी माँ से कह रही थी, माँ नीरज का ज़रा ध्यान रखना, मैंने तुम्हारे भरोसे ही उसे वहाँ छोड़ रखा है। भाभी पर तो मुझे विश्वास ही नहीं, वो तो पराए घर की है। तुम ध्यान देना मेरे बेटे के खाने पीने का। और बेटी तू चिंता ना कर, वो पराए घर से है पर मैं तो नहीं हूँ, ना मैं नानी हूँ। उसकी अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। उससे तो बिल्कुल उसकी चिंता मत कर, वो यहाँ पर सविता के भरोसे थोड़ी है, मैं देखती हूँ उसे। तू उसकी ओर से निश्चित रहे। सविता पर तुझे क्या, मुझे खुद ही भरोसा नहीं है, इसलिए मैं खुद ही टाइम टू टाइम नीरज के साथ खड़ी रहती हूँ, उसके खाने पीने का ध्यान रखती हूँ। वो यहाँ पर बहुत खुश है, तू चिंता ना कर, मेरे होते हुए नीरज को कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती। अभी तेरी माँ जिंदा है। माँ बेटी की बातें सुनकर ही तो सविता इतना गुस्से में आई थी। दरअसल विमला जी और सविता बैठकर शाम की चाय पी रही थी। तभी उसकी ननंद संगम का फ़ोन आया। फ़ोन देखते ही विमला जी झट से उठकर अपने कमरे में चली गईं। और उनका ये हर बार का रहता था, वो कभी भी सविता के सामने अपनी बेटी से बात नहीं करती थी। सविता को ये बड़ा अजीब लगता था कि माँ बेटी ऐसी कौन सी बातें करती हैं जो छुप कर कोने में बैठ कर करती हैं। बस ऐसे ही माँ बेटी की बातें सुनने की जिज्ञासा से सविता ने अपने फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन करके कमरे में रख दिया था। कमरे में जाकर विमला जी आराम से स्पीकर पर बातें करती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि बहू उनके कमरे में आने वाली नहीं है। इसलिए जब से माँ बेटी की बातें सुनी थी सविता, तब से बौखला गई। सारी रिकॉर्डिंग पवन ने सुनी तो विमला जी और संगम का तो मुंह ही बन गया। तभी सविता आंखों में आंसू लिए पवन से बोली, पवन आपको पता है ना कि पूरे 1 साल हो गया नीरज को यहाँ पर रहते हुए। 1 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि मैंने सुबह 5 बजे उठकर नीरज के लिए टिफ़िन नहीं बनाया हो, उसके लिए नाश्ता नहीं बनाया हो, उसको खिला पिलाकर तैयार करके स्कूल नहीं भेजा हो। और उसके बाद भी मुझे ये मिला, आप तो 9 बजे ऑफिस जाते हो ना, मैं चाहती तो आराम से 6 बजे सोकर उठती, आराम से 7 बजे किचन में नहा धोकर जाती। लेकिन नीरज के चक्कर में मैं 5 बजे उठती हूँ, चाहे वो कड़ाके की ठंड हो या भीषण गर्मी। मैंने किसी भी चीज़ की परवाह नहीं की, मैं नीरज के लिए खुद ही खड़ी रही। उसके बावजूद भी मुझे ये सुनने को मिल रहा है कि मैं पराई घर से आई हूँ। माँ जी ने कभी भी नीरज को एक गिलास पानी तक नहीं दिया अपने हाथ से इस पूरे 1 साल में। और बातें सुन लो, दीदी खुद अपने ससुराल में 5 बजे उठने से डरती है कि अगर वो नीरज का खाना नाश्ता बनाने लगेंगी तो उन्हें अपनी जेठानी के बच्चे को भी टिफ़िन बनाने पड़ेंगे। इसके चलते उन्होंने नीरज को यहाँ पर भेज दिया। लेकिन यहाँ पर भी उन्हें किसी पर विश्वास नहीं है। खुद के घर में तो आग लग पड़ी थी, तो यहाँ की भी सुख शांति इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब आप ये बताओ कि जो पिछले 1 साल से बच्चे का खाना पीना, टिफ़िन, नाश्ता, कपड़े से लेकर उसके हर छोटी सी छोटी चीज़ का ख्याल रखना, अगर उस इंसान को ये कह दिया जाए कि वो पराया घर से आई है, उसका भरोसा नहीं, उसके भरोसे बच्चा नहीं छोड़ा जा सकता, तो क्या उसे तकलीफ़ नहीं होगी? मैं क्या इंसान नहीं हूँ? मुझे भी तकलीफ़ होती है। पूछ लो नीरज से, उसे छोटी सी चीज़ भी चाहिए होती है तो नानी के पास ना जाकर मेरे पास आता है। और फिर भी माँ बेटी की नज़रों में मैं पराई हूँ, दूसरे घर से आई हूँ। विश्वास नहीं मेरे ऊपर तो करो, अब मुझे इनके लिए कुछ भी नहीं करना है। अगर इतना तो मैं किसी गैर बच्चे के लिए करती तो वो भी एहसासमंद करता, लेकिन इन लोगों के लिए चाहे कुछ भी करो, अपनी जान तक दे दो, तो भी इन लोगों की नज़रों में कभी अच्छी नहीं बन पाऊंगी। माँ जी ने उसे अपने भरोसे यहाँ पर रखा है, तो ये खुद उठकर 5 बजे उसकी तैयारी करेंगी, उसको स्कूल भेजने की तैयारी करेंगी। मैं आज से कभी से कभी भी और अभी से नीरज की जिम्मेदारी से दूर हटती हूँ। अब देखती हूँ कि नीरज को माँ जी कैसे संभालती हैं। इतना सुनते ही विमला जी की तो बोलती ही बंद हो गई। वो डर गई कि अगर सविता ने सच में नीरज की देखभाल करनी छोड़ दी तो सुबह सुबह मुझे उठना पड़ेगा, और मुझसे तो इतना काम होने से रहा। अब तो बहुत बुरी फंस गई थी दोनों माँ बेटी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि सुबह सुबह 5 बजे उठकर टिफ़िन बनाना ना उनकी आदत थी, ना उनसे हो पाएगा। सुबह की भागदौड़ का काम बहुत ज़्यादा होता है। सविता तो गुस्से में अपने कमरे में चली गई। तभी माँ बेटी की रिकॉर्डिंग सुनकर पवन गुस्से में विमला जी से बोला, ये सब क्या है माँ, आप दोनों ही अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। ये सारा किया धरा आप लोगों का है, और दोष बेचारी सविता पर लगा दिया। अगर वो आप लोगों की बातें रिकॉर्ड नहीं करती तो अब तक तो मैं ना जाने उसे क्या क्या बोल देता। बेटा तुम्हारी हमारी बातें तो सुनाई दी, लेकिन अपनी पत्नी की बातें नहीं सुनाई दी। क्या बोलकर गई है वो? सही तो बोला है माँ, उसने जब अपने आप से भरोसा रखा है। नीरज को जब कुछ भी चाहिए था तो उसने दिया। सविता कुछ नहीं करती थी तो सही, आप करो उसकी देखभाल। सविता क्यों करेगी? कहते हुए पवन भी वहाँ से चला गया। अब तो विमला जी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। नीरज की जिम्मेदारी उनके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इतनी भाग दौड़ तो करने की आदत नहीं थी उनकी। संगम भी चुपचाप माँ को देखे जा रही थी, उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अंत में संगम ने कहा, माँ
अब क्या होगा, ऐसे तो नीरज का स्कूल भी छूट जाएगा। तभी कुछ सोचते हुए विमला जी ने कहा, बेटा अभी सविता इसके लिए कुछ करने से रही और तुम्हें तो पता है इतनी सुबह सुबह उठकर मुझसे कोई काम नहीं होगा। उस टिफिन और नाश्ता बना कर दे सकूं। बेटा अब तो एक ही रास्ता है, तू नीरज को अपने साथ ही ले जा। लेकिन माँ आपको पता है तो वहाँ के हालात, पता तो है बेटी, लेकिन अब कर भी क्या सकती हूँ। तुझे खुद ही अपने बच्चे को संभालना होगा। माँ की बात सुनना चाहते हुए भी मजबूरी में संगम अपने बेटे को चुपचाप लेकर चली गई। मन ही मन उस पल कोस रही थी जिस पल उसने माँ के साथ सविता की शिकायत की थी, खास करके वो बातें जो सविता ने सुनी थी। काश उसने सविता के ऊपर भरोसा किया होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ते। छोड़ दिया था उसने सारे काम करने से। आखिरकार उसे अविश्वास ने दोबारा से लाकर उसे वहीं खड़ा कर दिया। ये तो वही बात हो गई ना कि अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।